शुरुआत मजबूती बाजार में और इस बाजार की मजबूती में सबसे आगे खड़ा है बैंक निफ्टी। और इस मजबूती पे आपको क्या करना चाहिए, यही जानने के लिए निकुंज की नजर। निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुंज, बाजार में तो आज मजबूती है, लेकिन आप 1.5 महीने से बाजार पर अपना एक तरफा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस जता रहे हैं। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद यहाँ से कैसे सेंटिमेंट्स बनेंगे? तो मानसी, पहले कॉन्टेक्स्ट समझते कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर कब था, क्यों था और क्या डिफरेंस है। 6 महीने पहले बैंक निफ्टी ने लगभग दिसंबर 15-16 के आसपास एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था। तो दिसंबर 15-16 के बाद के अगर स्टॉक्स अगर आप देखें तो काफ़ी चेंज आया है। उस समय SBI आउट परफॉर्मिंग स्टॉक था, इस समय एक प्रकार से कोटक महिंद्रा बैंक है। HDFC बैंक ने कम बैक करी है और ICICI बैंक वहीं पर खड़ा हुआ है और एक्सिस बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी जो है, हालांकि इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर आ चुका है, मगर विद इन द इंडेक्स द कंपोनेंट्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। स्मॉल PSU बैंक्स आर नो लॉन्गर द डार्लिंग्स ऑफ द मार्केट। मिड टियर प्राइवेट बैंक्स हैव मेड अ कमबैक, AU हो या फिर इंडसइंड बैंक हो या फिर IDFC बैंक हो। बैंक निफ्टी एक नए स्तर पर आया है। जो दिसंबर का जो हाई था उसको उसने तोड़ करके एक नया हाई बनाया है। मगर ये 6-8 महीने के अंदर जो बैंक निफ्टी के अंदर का जो कंट्रीब्यूशन है वह काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। बिल्कुल। निकुंज, निवेशकों के लिए, क्योंकि हम लगातार निवेश की बात करते हैं और निवेश का नजरिया या फिर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स इतने चल गए हैं, लेकिन यहाँ से भी आगे निवेश का नजरिया आपके हिसाब से कैसा बनेगा? मानसी, देखिए, कोई भी साइकिल जो होती है वह 3 से 4 साल की साइकिल होती है। मेरे हिसाब से बैंक की जो साइकिल है अभी भी अपने बिगिनिंग स्टेज पे है। देखिए, जब IT की साइकिल चालू हुई थी 1997 1998 में हुई थी और वो 2000 के बाद जाकर के पीक हुई, तो 5-6 साल तक वह IT की साइकिल चली थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की साइकिल थी 2004 से 2008 तक जाकर के पीक हुई थी। तो उसी साइकिल से अगर मैं कंपेयर करूँ और अगर हम देखें कि बैंकिंग साइकिल 2022 में चालू हुई थी, उसके पहले कोविड का इम्पैक्ट था, बैलेंस शीट्स नॉर्मलाइज हो रही थी, तो ये साइकिल 2-3 साल आराम से चल सकती है। मतलब ये जो साइकिल है मेरे हिसाब से अभी 25-30% ही पूरी हुई है। और ये मैं क्यों कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ? देखिए, सबसे पहले होती है इकोनॉमी की मैक्रो आउटलुक। अगर मैक्रो आउटलुक अच्छी होगी तभी क्रेडिट ग्रोथ होगी। तो क्रेडिट ग्रोथ इस समय अच्छी है, मैक्रो इस समय अच्छा है। बैंक्स के 3 बड़े बिजनेसेस होते हैं। नंबर 1 बिजनेस होता है कॉर्पोरेट लैंडिंग, वहाँ पर अभी जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो लैंडिंग कर रहे हैं, NPS कम है। सेकंड होता है रिटेल। रिटेल के अंदर मुझे नहीं लगता है कि इस समय बड़े NPS आने वाले हैं, बिकॉज NPS सिबिल और जितने भी सिबिल देखें या फिर जितने भी दूसरे मेजर्स देखें जिनकी वजह से रिटेल ओनरशिप हम देखते हैं लोन्स की, वह भी इस समय मजबूत है। और तीसरी अगर आप देखिए बैंक्स की होती है ट्रेजरी इनकम। जो ट्रेजरी इनकम होती है वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। ELC मुझे नहीं लगता है कि अचानक इम्प्लीमेंट होने वाला है। सिमिलरली जो ट्रेजरी लॉसेस थे, मार्क टू मार्केट लॉसेस थे, वह भी कम हो रहे हैं। और चौथी इनकम का जो मेन कारण होता है मानसी, वह होता है इनके खर्चे। और आप देखिए बैंक्स अब आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जिससे मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, डिजिटाइजेशन बोलते हैं। आप पिछली बार बैंक में कब गए थे मानसी? नहीं, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। डिजिटलाइजेशन इज द न्यू बिग। एक मैं कॉन्टेक्स्ट आपको देखता हूँ, जब आप एक चेक लिखते थे, हाँ। और कुछ बहुत साल पहले नहीं है, मतलब आज से 10-15 साल पहले भी हम लोग रेगुलरली बैंक में जाकर के चेक से पैसा निकालते थे। बिल्कुल डिपेंडेंट थे, बिल्कुल डिपेंडेंट थे। तो चेक की ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती थी, चेक बुक छपकर आती थी। अब चेक बुक साइन करते थे, बैंक में चेक बुक देखते थे, टेलर चेक देखता था, आपको कैश देता था, उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता था। एक जो सारी की सारी कॉस्ट सेविंग आ गई है। जो काम 100 लोग करते थे अब वो 60 लोग कर रहे हैं, और डिजिटाइजेशन के बाद वो 50 लोग करेंगे, फिर 40 लोग करेंगे। बड़े स्केल पर अगर आप देखिए लाखों चेक जो रोज आदान प्रदान होते थे, अब वो कम होने लगे हैं। तो जब वो कम होने लगे हैं तो जाहिर है कॉस्ट सेविंग सीधी आती है। तो आधुनिकीकरण की वजह से हम देख रहे हैं कि हायरिंग कम हो रही है, खर्चे कम हो रहे हैं, और जो सीधे बेनिफिट्स हैं उसके बैलेंस शीट में आ रहे हैं। तो SBI में देखिए ROA 1% से ऊपर था। तो कुल मिलाकर के जो बैंकिंग सेक्टर है इस समय 2-3 साल की साइकिल मुझे और लगती है। बिकॉज एक साल अच्छा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वह खत्म होने वाला है सेक्टर। यह साइकिल एक मल्टी ईयर साइकिल है, और ये साइकिल में मुझे लगता है कि हमने अभी हाफ पे भी पार नहीं करा है। ओह वाह, तो लॉन्ग टर्म प्ले है। इनफैक्ट मॉडर्नाइजेशन, डिजिटाइजेशन की वजह से और ज्यादा तरक्की इस स्पेस पे नजर आ सकती है। लेकिन निकुंज, जब निकुंज का नजरिया शुक्रवार को आपने हमसे बातचीत की थी, तब आपने खास तौर से, क्योंकि बैंक्स की जब बात करते हैं, फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज, क्रेडिट ग्रोथ की भी बात होती है, शक्तिकांता दास का जिक्र किया था। आपने उनके कामकाज को बताया था, कमाल का काम उन्होंने कर दिखाया।
देखा है बैंकिंग सिस्टम या फिर आरबीआई की जिस तरह की रूपरेखा नजर आ रही है पिछले कुछ सालों में, किस तरह से बदलती आपने देखी है? काफ़ी प्रोएक्टिव मैनेजमेंट इस समय आरबीआई कर रहा है। एक टेम्पलेटेड फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस समय भारतीय इकोनॉमी को नहीं चला है। टेम्पलेटेड फॉर्म क्या होता था जी, 50 साल की कॉर्पोरेट हिस्ट्री और बैंकिंग हिस्ट्री क्या है, जो साइकिल पहले आती थी वो दोबारा आएंगी, और क्योंकि दोबारा आई थी तो उन्हीं पे हमें फोकस करना चाहिए कि एनपीए इस लेवल तक जाकर के घूम जाएगा, क्रेडिट ग्रोथ इस लेवल से ऊपर नहीं आएगी। मगर जो इकोनॉमी का रुख है वह बदल चुका है। जो साइकिल्स थी मानसी, उस समय ना आपके पास यूपीआई था, ना आपके पास पेमेंट गेटवेज था, ना आपके पास इस प्रकार की स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन थी, और ना आपके पास इस प्रकार के टूल्स थे जिससे आप लिक्विडिटी मैनेज करते। देखिए पहले आप कुछ करते थे 15-20 दिन में इम्पैक्ट आता था। इंटरेस्ट रेट का जब बढ़ते थे तो उसका इम्पैक्ट 6 महीने में आता था। इंटरेस्ट जब नीचे जाते थे ट्रांसमिशन होते होते 1 साल लग जाता था। तो हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट काट रहा था, ट्रांसमिशन में समय लगता था। आजकल फटाफट काम होता है। देखिए फुर्ती और मुस्तैदी से डिजिटल वर्ल्ड में काम जो हो रहा है वह पहले एक अलग लेवल ऑफ स्पीड पे होता था। तो शक्तिकांता दास साहब ने एक प्रकार का जो हम कहते हैं ना डॉगमा अंग्रेजी में वर्ड है, या एक ऑर्थोडॉक्स स्टाइल की जो बैंकिंग होती थी जो कि हिस्ट्री पर डिपेंडेंट थी, 50 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, वह सारी की सारी जो धारणाएं हैं उनको उन्होंने तोड़ा है। और मिसाल के तौर पर फेड रेट बढ़ा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट नहीं बढ़ाया। फेड की जो यूएस इकॉनमी है वो अलग है, इंडियन इकॉनमी अलग है। तो इस प्रकार को उन्होंने इस बात को उन्होंने समझा, उन्होंने जाना, और शायद उसी बात को इन्होंने जो इम्प्लीमेंट करा है। मगर जो सवाल हमारे व्यूअर ये जानना चाहेंगे जी, बैंक निफ्टी में अब क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से प्राइवेट बैंक्स और जो खास करके बड़े बैंक्स हैं उनमें चाल वापस आनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई इसलिए बिकॉज नंबर अच्छे हैं, नतीजे अच्छे हैं, 6 महीने से स्टॉक कहीं नहीं गया है। एचडीएफसी बैंक हम नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मर्जर की डेट के आसपास आ चुके हैं, और जितनी भी कंसर्न्स थी वह मुझे लगता है मर्जर के आसपास अपने आप खत्म हो जाएंगी। एचडीएफसी बैंक की आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि अब एक सब्सिडरी में अपनी ओनरशिप कम कर रहे हैं। इनकी सब्सिडरी खरीदने की बातचीत तो 10,000 करोड़ रुपया बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो मुझे से 12,000 हाँ, तो 10,000 करोड़ रुपया $1.5 बिलियन होता है, जो कि सीधा मर्जर के पहले आएगा। तो काफ़ी कैपिटल बफर मिल जाएगा एचडीएफसी लिमिटेड को। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि 2 बड़े बैंक्स में हम नजर रखिए, एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक बड़ी दिग्गज बैंक्स तो हैं ही। निकल से छोटे मझौले बैंक्स पर भी आपकी राय हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले रिजल्ट अर्निंग सीजन पर भी एक बार आप अपना आउटलुक दीजिए, क्योंकि बैंक्स फाइनेंशियल्स में पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हैं ही। यहाँ से अर्निंग साइकिल भी इतनी पॉजिटिव नजर आएगी? मानसी देखिए, एक होता है रेट ऑफ ग्रोथ और दूसरा होता है डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। तो रेट ऑफ ग्रोथ तो ऑब्वियसली बेस इफेक्ट की वजह से इतना अच्छा नहीं आएगा। 2021-22 में बेस कम था, कोविड में लैंडिंग नहीं हुई, तो 20% 22% की ग्रोथ आई। उसके बाद जो यह साल आया इसमें 16 से 17% ग्रोथ आई है। 16 से 17% ग्रोथ पर भी ग्रोथ आएगी, मगर जो ग्रोथ है बेस की वजह से और कम हो जाएगी, पर ग्रोथ रहेगी। क्या डायरेक्शनली बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ रहेगी? जी हाँ। क्या डायरेक्शनली बैंकिंग सेक्टर में एनपीएस आएंगे? जी नहीं। पर ग्रोथ जो है वो पेस कम हो जाएगी। तो पीक ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट इज बिहाइंड अस, बट सस्टेनेबिलिटी विल बी इंपॉर्टेंट। तो सस्टेनेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द पीक। तो मेरे हिसाब से सस्टेनेबिलिटी जब तक इंपॉर्टेंट रहेगी मुझे समस्या नहीं दिखती। ठीक है, तो सेक्टर में भी सस्टेनेबिलिटी रहेगी और निवेश के लिहाज से भी हमें सस्टेन्ड रहना है इस स्पेस में। लेकिन निकुंज, आपने एसबीआई, एचडीएफसी ट्विंस का जिक्र किया। अब छोटे मझौले बैंक्स में भी जिस तरह से हम ट्रैक्शन देख रहे हैं, कई सारी बैंक्स फाइनेंशियल्स के नतीजे, जम्मू एंड कश्मीर बैंक इनफैक्ट हमने देखा काफी हद तक अच्छे लेवल्स पर कामकाज करते हुए दिखे भी, और पिछले क्वार्टर्स में छोटे मझौले बैंक्स के नंबर्स भी पॉजिटिव थे। वहां पर किस तरह का आउटलुक होना चाहिए? आई पर्सनली फील दैट, आपसे हम नाम की बात नहीं करेंगे, मगर आप मुझे बताइए कि हाउ मेनी पीपल आर नाउ बैंकिंग विद मिड टियर एंड स्मॉल टियर बैंक्स? वो संख्या बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है वैसे देखें छोटे बैंकों के पास। हाँ। आप कौन से छोटे, आप कितने लोगों को जानते हैं कि जो कि छोटे बैंक्स में अपने खाते खोल रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स में अपने खाते खोल रहे हैं, छोटे पीएसयू बैंक या छोटे प्राइवेट बैंक से अपने खाते खोल रहे हैं? वो संख्या बढ़ रही है, गिर रही है? अच्छा, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस आप कह रहे हैं, वो संख्या शायद गिर रही है। आप अपना खाता एक वेल मैनेज्ड, टेक्नोलॉजी डोमिनेटेड ऐसी बैंक में जा रहे हैं जहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विस बेटर है, जहाँ पे रेट्स अच्छे हैं। तो बड़े बैंकों का बिजनेस है वो बढ़ रहा है। जो ग्राहक है, देखिए बैंक्स का बिजनेस बड़ा सिंपल है मानसी जी, वो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप पैसा लेते हैं और पैसा देते हैं, सब बैंक्स वही ले करते हैं, मगर सब बैंक्स में ग्रोथ अलग क्यों है? भाई आप क्या करते हैं? आप आम आदमी का एक डिपॉजिट, आपका जो रॉ मटेरियल है वो आप लेते हैं, उस पर अपना मार्जिन, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करते हैं और आगे उसको लोन देते हैं। इससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं, एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना। मगर सब बैंक्स अलग अलग क्यों हैं? बिकॉज सब बैंक्स की रिस्क मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, कॉस्ट ऑफ
टेकिंग द डिपॉजिट एंड कॉस्ट ऑफ लेंडिंग अलग होती है। ओके। कौन क्या रिस्क लेता है वही बैंकों को डिफाइन करता है। जी। तो जो रिस्क मैनेजमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, साइज है, स्केल है, वह लार्ज बैंक्स में है। टेक्नोलॉजी उनके पास है, खर्चा करने की ताकत उनके पास है, ब्रांच नेटवर्क उनके पास है, कस्टमर एक्सपीरियंस उनके पास है, टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस उनके पास है। तो जब सेक्टर के सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली छोटे स्टॉक्स भी ऊपर आएंगे, मगर द राइट टू विन आई थिंक इन द बैंकिंग सेक्टर इज स्टिल विद लार्ज कैप, द बिग प्लेयर्स। बिल्कुल निकुंज, वैसे आपकी इंग्लिश वोकैब जो डॉगमा आपने उन वर्ड्स को तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन हिंदी, अब जब निकुंज के नज़र में आप अपने हिंदी वोकैबुलरी का प्रदर्शन करते हैं, जैसे आपने सीख रहा हूँ, उसको भी काफ़ी हद तक पसंद किया जाए। सो क्लियरली बाजार पर तो नज़रिया है ही, और इस वक्त अगर आप देखें बैंक निफ्टी में अच्छी मजबूती है। निकुंज, अपना समय देने के लिए और इस वक्त इस सिचुएशन में बाजार पर अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए आपका शुक्रिया। निकुंज की नज़र बैंक निफ्टी, बैंक फाइनेंशियल्स पर नजर रखें, और खासतौर से हैवी वेट्स, बड़ी दिग्गज बैंक्स जो हैं उन पर आपकी नज़र होनी चाहिए।